रिलेशंस फंक्शंस, तो कल हमने इसके बारे में कुछ कहानी सुनाई थी, उसको दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, है ना। तो जो साइंटिस्ट था, जब वो छोटा बच्चा था उसको मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, तो फिर बाद में मैथ्स का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। उसने इन्फिनिटी के बारे में डिस्कवरी की, इन्फिनिटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, है ना, और इन्फिनिटी के बारे में बताया, लेकिन वो कई सारी चीजें प्रूफ नहीं कर पाए, तो लोगों ने उसे माना नहीं। उसने उन्होंने लगा कि झूठ बोल रहा है, अपने मन से कुछ भी बोल रहा है ना। लेकिन तो इतने हद तक उसको झूठ माना गया कि उसको हॉस्पिटल में डाल दिया, मेंटल हॉस्पिटल में, कि पागल है। लेकिन बाद में उसके जो दोस्त थे, जर्मलो, पॉल कोहन, इन सब लोगों ने फिर जो चीजें उसने बताई थी सारी चीजों को प्रूफ कर दिया धीरे धीरे करके, तो लोगों को पता चल गया कि ये हाँ एक इंटेलिजेंट है, साइंटिस्ट है, उसको काफी कुछ पता है, ठीक है। तो वही था जिसने सेट्स की डिस्कवरी की थी, जॉर्ज कैंटर है, उनको बोला जाता है फादर ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है। तो सेट क्या होता है, तो सेट की डेफिनेशन है जिसमें 5 चीजें हैं। हाँ, तो उसने इन्फिनिटी के बारे में बताया, बड़ा इन्फिनिटी, छोटा इन्फिनिटी। तो छोटा इन्फिनिटी, बड़ा इन्फिनिटी क्या होता है? छोटा इन्फिनिटी मान लो मैंने लिखा 1 1 1 1 1, ऐसे 10,000 बार लिखा, है ना। तो वैसे तो 10,000 बार है, लेकिन हमारे लिए देखें तो बहुत बड़ा नंबर है, इनफाइनाइट है, और मैंने उसको 10,001 बार लिख दिया था उसके नेक्स्ट में, तो बड़ा इन्फिनिटी हो गया, है ना। तो हमारे लिए जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ कि जैसे छोटा बच्चा है, उससे पूछा जाए बताओ चंद्रमा कितनी दूर है, तो बताएगा बहुत दूर है, और उससे पूछा सूरज कितनी दूर है, वो ही बहुत दूर है ना। तो दोनों ही बहुत दूर है उसके लिए, तो है ना। वो बात अलग है कि हाँ उसकी और इसकी डिस्टेंस में डिफरेंस है, कोई पास है कोई थोड़ा सा दूर है, लेकिन उसके लिए दोनों ही बहुत दूर है। तो हमारी दृष्टि से देखा जाएगा तो दोनों ही इन्फिनिटी, लेकिन उनके आपस में देखा जाए तो कोई छोटा इन्फिनिटी कोई बड़ा इन्फिनिटी। नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी हम जानते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इस तरह से बहुत सारी चीजों के बारे में उसने बताया, ठीक है। तो सेट में 5 चीजें आती है जिसमें से एक ही चीज लोगों को पता रहती है, और वो क्या है? ठीक है, हाँ। तो 5 चीजें हैं, तो इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था कि कलेक्शन हर एक को करने की वो होती है ना, कि हर कोई कलेक्शन करना चाहता है ना। किसी के पास होता है कलेक्शन ऑफ पेन, है ना, किसी पास होगा कलेक्शन ऑफ डम्बल्स, कलेक्शन ऑफ शूज, है ना। कई सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके पास कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, है ना, कलेक्शन ऑफ शूज, 5000 तरह के शूज होते हैं। कई सारे उनके पास ड्रेसेस रहती हैं, डेली अलग अलग डिफरेंट ड्रेस पहनते हैं, है ना। कई लोगों के पास, जैसे किसी को शौक होता है कि कलेक्शन ऑफ ओल्ड कॉइन्स, पुराने सिक्कों का कलेक्शन बना के रखना है, डिस्कवरी वगैरह में देखेंगे दिखाई देगा, है ना। कलेक्शन ऑफ ओल्ड फॉसिल्स, और इस तरह से बहुत सारी चीजें कलेक्शन करके बनाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन हर तरह का कलेक्शन जो है वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में नहीं होता है, मतलब हर तरह के कलेक्शन जो है आप उसको उसमें मैथ्स नहीं लगा सकते, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है, सेट क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ सेट्स की क्या है। तो इट इज एन, देखो, इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct objects of same type। तो ये सेट की डेफिनेशन, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 5 एडजेक्टिव यूज हुए हैं। सबसे पहला एक अनऑर्डर्ड, कलेक्शन, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट एंड सेम टाइप, ठीक है। इसको एक एक करके समझिए। तो पहली चीज तो हमने देख ली कि ये क्या होता है, कलेक्शन, ठीक है। तो उसका एग्जांपल आप देखो, अगर हर चीज लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए बस, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वेल डिफाइंड होता है, आराम से समझ में आता है। तो कलेक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने किया फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और गुड क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है। तो ये भी कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, मैंने नाम लिख लिया, उनको लेके नहीं आया, उनके नाम लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो अब इसमें से हर तरह का कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होता है, हर तरह का कलेक्शन सेट नहीं होता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? वेल डिफाइंड। वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? हर एक के लिए सेम होना चाहिए, हर एक के लिए सेम होना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आप किसी से ही पूछ लेंगे क्या क्या होता है, बताइए। 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 10, है ना। ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये कोई भी लिख सकता है, जिससे ही पूछेंगे, जिसने थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा है, तो उसके लिए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 10 तक होते हैं। लेकिन गुड क्रिकेट प्लेयर्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना।
आपके अकॉर्डिंग अच्छे प्लेयर कोई और होंगे, है ना, किसी और के अकॉर्डिंग एक दो नाम वो छोड़ देगा, अपना नाम लिख देगा उसमें, है ना। मेरे अकॉर्डिंग मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा, मुझे ज्यादा पता नहीं, क्रिकेट मैंने देखा नहीं आज तक, ठीक है। तो ये जो सेट, ये कलेक्शन है, ये हर एक के अकॉर्डिंग अलग अलग नहीं है, अलग अलग है। तो ये दूसरा वाला कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड नहीं है। पहला वाला कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। इस तरह से हो सकता है कलेक्शन ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, है ना। या फिर हो सकता है कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो फिक्स है ना, कौन कौन प्रेसिडेंट हो चुका है, ठीक है, वो सारे नाम पता है। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन अ ईयर, तो 12 मंथ्स होते हैं 1 से लेकर 12 तक, है ना, जनवरी फरवरी, वो सब के लिए फिक्स है ना। तो ये सारे कलेक्शन कैसे है, वेल डिफाइंड है ना। लेकिन कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स और कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स और कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन अ क्लास, तो अगर मैथ्स के पीरियड में जाओगे तो उससे पूछे भाई कौन कौन से अच्छे बच्चे हैं, तो मैथ्स में जो अच्छे होंगे वो बताएगा। केमिस्ट्री पीरियड में जाओगे तो वो क्या बताएगा टीचर, जो जो केमिस्ट्री में अच्छे होंगे, है ना। तो हर टीचर टू टीचर अकॉर्डिंग वेरी करेगा। और स्टूडेंट से पूछा जाएगा बेटा तुम अच्छे बच्चे हो कि नहीं हो, हर एक का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन द क्लास, तो ये कैसा है, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो जो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड का सीधा मतलब क्या है, सबके लिए सेम होना चाहिए। तो वो कलेक्शन कैसा हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा, तो वो सेट होगा, है ना। अभी और भी चीजें आएंगी इसमें, ठीक है। तो वेल डिफाइंड, तो यहाँ पर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो ये वाला वेल डिफाइंड है, लेकिन दूसरा वाला वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, वेल डिफाइंड है ना, पहले 10 नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ठीक है, वेल डिफाइंड है। तो मैंने बोला कि अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिख लिए, तो आपने लिख दिया 1 2 3 4 5, मान लो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, चलो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो किसी ने ऐसा लिख दिया, ठीक है, कि पहले 10 नेचुरल नंबर इसलिए बता दिए, ठीक है। तो आपसे पूछा तो आपने ऐसे बताया। मान लीजिए इनसे पूछा, इन्होंने बताया कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या है, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो उसने उधर से बता दिया। तो कोई बोलेगा कि यार तुमने तो अलग बताया और उसने अलग बताया। वो फर्स्ट 10 थोड़ी है सर, फर्स्ट 10 नहीं है, तो कौन सी लास्ट 10 है, पीछे से गिनना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा थोड़ा बोला आगे से गिनोगे पीछे से गिनोगे, है तो पहले 10 नेचुरल नंबर, एलिमेंट्स तो पहले 10 नेचुरल नंबर लिखे हैं यहाँ पर, कोई लिखे है ना। तो कोई बोलेगा कि ये अलग है, ये अलग है, नहीं, तो उसमें क्या बोल दिया, अनऑर्डर्ड। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो, तो ये दोनों सेट कैसे हैं, ये दोनों सेट कैसे हैं, सेम है, चाहे आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो, है ना, कोई भी नंबर इधर उधर कर दो, ऐसा नहीं है कि वो कलेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपसे बोला जाएगा क्या 1 2 3 बराबर है 3 2 1 के, बिल्कुल आई बस समझ, दोनों सेम कलेक्शन, ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। फिर उसके बाद चलो ठीक है, उसने ऑर्डर तो नहीं चेंज किया, उसने क्या कर दिया, जैसे आपने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिखे, दूसरे ने क्या बताया 10 9 8 7, इस तरह से बता दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तीसरे ने और दिमाग लगाया, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर उसने ये बताया 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 6 9 10 10 और भी बीच के 8 7 7, इस तरह से और भी अगर कोई बचा है 9 बचा हुआ है 9, बताइए तो क्या इसने गलत बताया, क्या इसने कुछ भी बताया जो पहले 10 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, सारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स में आते हैं। तो अब कोई बोलेगा तो अब क्या करें बताओ, ये सही कि ये सही, ये सही, ये सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। तो इसमें देखो काउंट करेंगे तो 10 ही दिख रहे हैं, उसमें काउंट करो तो 10 से ज्यादा हो गए, लेकिन रिपीटेशन अलाउड। हाँ, तो ये अगला पॉइंट ये आता है, डिस्टिंक्ट होने चाहिए सारे नंबर, अलग अलग होने चाहिए। तो ये सेट एक नंबर एक नहीं, आई बात समझ में। तो इसीलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टिंक्ट, सारे नंबर्स अलग अलग होने चाहिए। तो सेट के जितने भी एलिमेंट हैं कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर कुछ रिपीट हो गया तो वो सेट नहीं, आई बात समझ में, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब रिपीट नहीं होना चाहिए तो रिपीट नहीं करेंगे, तो आपने इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि सबके लिए सेम होना चाहिए, ऑर्डर आप कैसा भी दे दो लेकिन रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब 5वां इसने बोल दिया, एक कलेक्शन आपने बनाया, कलेक्शन है 0 1 A B और बैट्स कॉपी आलू इस तरह से बना दिया, तो ये भी कलेक्शन है ना। लेकिन इस कलेक्शन में क्या दिक्कत है, मतलब नहीं है इसका, हाँ आंसू जैसा तो इसमें आप मैच कुछ नहीं कर पाओगे, इसमें क्या बनेगा, इससे बस खिचड़ी बनेगी, सारी चीजें मिला देंगे। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्या बनेगा, यहाँ से सेम टाइप, तो फिफ्थ जो एलिमेंट आया ना यहाँ पर सेम टाइप, तो
तो सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, एक तरह के होने चाहिए। अगर नंबर्स की बात हो रही है तो सारे एलिमेंट्स नंबर्स होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहे हो तो सारे कैसे होने चाहिए, इंग्लिश अल्फाबेट्स होने चाहिए, ठीक है। उसमें हम कुछ मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, नोट कर लो उसको, देखो सेट्स इसमें नोट कर। नहीं सर मुझे कैसे पता चलेगा बताओ। नहीं सर हमने ऐसे कर दिया देख लिया। लेवल लिखना है तो ये चीज याद रखना है ना। क्वेश्चन ऐसे आता है दैट व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ सेट, तो उसमें 2-3 ऑप्शन जो आएंगे तो 5 चीजें आनी चाहिए उसमें, है ना। चलो 5 चीजें आएंगी, याद रखिए। इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम टाइप। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें वेल डिफाइंड वर्ड जो है वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहता है, इसी के यूज होता है, लेकिन बाकी सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। ना मान लो एमसीक्यूज में ऐसा आ गया विच वन इज करेक्ट, और इसमें ऑप्शन में ये आ गया, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये दोनों सेम है और रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगला हेडिंग आता है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट से पहले आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। उसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो सेट को 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या तरीके? पहला क्या है, ये वाला रोस्टर और सेट बिल्डर। वही बता रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे फर्स्ट रिटर्न नेचुरल नंबर्स है तो क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर्स को कॉमा से अलग अलग करके लिख देते हैं और इस सेट को एक नाम दे देते हैं, जो कि नाम कैसा होता है, कैपिटल लेटर। हमेशा कैपिटल ABC 26 लेटर्स आप यूज कर सकते हैं, और अंदर के एलिमेंट्स अगर मानने हैं तो स्मॉल लेटर्स में यूज करते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने डिस्कवर किया था, उसी की टीम में था जॉर्ज कैंटर, इसलिए इसको रोस्टर फॉर्म दे दिया गया। और इसमें क्या हुआ, उसकी टीम पागल गाने में यूज। तो ये सारे एलिमेंट्स को हमने क्या किया, सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो एक एक करके सबको लिस्ट कर दिया है, इसलिए इसको लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। और काइंड ऑफ एक टेबल जैसा भी बन गया जिसमें पहली रो और भी एलिमेंट आएंगे तो दूसरी रो तीसरी रो ऐसे बन जाएगी, तो इसलिए इसको एक और नाम क्या बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म। ये 3 इसके नाम है, तीनों याद करना है, रोस्टर फॉर्म, लिस्ट फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। दूसरा, अब हर बार इसको लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे आपसे बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बनाइए, तो इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं तो हम सबको तो एक एक करके नहीं लिख सकते हैं, करोड़ों वाले, तो उसको कैसे लिखते हैं, उसके लिए फिर किसकी जरूरत पड़ जाती है, सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसी का अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कितना बड़ा भी सेट हो, जैसे मान लो 1 से 10 तक है, 1 से लेकर 100 तक अगर एलिमेंट लिखने होंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। 1 से लेकर 100 तक ऐसे डॉट डॉट लगा के भी लिख सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका भी इसको लिखने का, कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं, इसके सारे नंबर्स को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वो x होता है, ठीक है। सारे नंबर्स को एक वेरिएबल से x, और ये एक साइन लगाते हैं जिसको बोलते हैं, इसको कॉलन बोलते हैं, वो पढ़ते क्या है, सच दैट, इसका शॉर्ट फॉर्म है, वैसे पढ़ेंगे x सच दैट, x ऐसा है, कैसा है, एक्स इससे बिलोंग करता ऐसा है, कैसा है, तो देखो x कैसा है, तो देखो इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखी जाती है, तो इन सब की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो वो नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या सारे नेचुरल नंबर लिखे, नहीं लिखे, है ना, तो क्या है, x लेस देन इज इक्वल्स टू 10, या फिर लेस देन 11 लिख दीजिए, लेस देन इज इक्वल्स टू 10, तो ये डेफिनेशन लिख दी। अब आप यहाँ 10 तक है तो 10 लिख दीजिए, 100 तक है तो 100 लिख दीजिए, 1000 तक है तो 1000 लिख दीजिए, है ना, तो कितने भी ये सब इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आता है, यहाँ पर एक कॉमन प्रॉपर्टी आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इसके कुछ और भी नाम होते हैं, इसमें एक रूल लिखा है हमने, है ना, रूल, एक रूल लगाया है कि x लेस देन 10 होना चाहिए और x नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसकी वजह से इसको रूल फॉर्म भी बोलते हैं या रूल मेथड भी बोलते हैं, ये नहीं पता रहता है लोगों को, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म को ही रूल मेथड बोलते हैं। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके, क्या क्या 3 तरीके हैं, पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा ए। ये कोई फॉर्म नहीं है। अगर मैं बोलूं कि सेट ए, इस क्वेश्चन में अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं ऑटोमेटिकली इस पर पहुंच जाएंगे, सेट ए क्या है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, किसी उस क्वेश्चन के अंदर की बात हो रही है,
उस क्वेश्चन के अंदर में अगर कहीं पर सेट ए आपने लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर दोबारा कहीं पर लिख रहे हैं, दोबारा उसको कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं, तो ये पूरा लिख दो, ये पूरा लिख दो, या फिर सेट ए सीधे लिख दो। तो इसका कुछ नाम नहीं है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ही है। ठीक है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। कौन कौन से टाइप्स हैं? तो सबसे पहला आता है, तो सबसे पहला आता है क्या आएगा? तो आप जब कलेक्शन बना रहे हैं सबसे पहले आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। सबसे पहले आता है नल सेट, या फिर जिसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। वॉइड सेट। वॉइड सेट मतलब कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ 4 एंटिटी ह्यूमन बीइंग। वेरी गुड, 4 एंटिटी ह्यूमन बीइंग। ढूंढते निकल जाओ, कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए। 6 फिंगर्स ह्यूमन बीइंग तो बन जाएंगे ना है, लेते कि उसे नहीं और वो ठीक है, तो इनको बोल देते हैं एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कुछ भी ना है। एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करता है। जो उस फैमिली में आता है, अल्फा बीटा गामा वाली फैमिली में आता है, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ये ना तो रोस्टर फॉर्म है ना तो सेट बिल्डर फॉर्म है। कहीं पर फाई लिखा है, पूछ लिया जाए बताइए रोस्टर फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, कुछ नहीं है। ठीक है, वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ए, अभी लिखेंगे हम आगे। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? रोस्टर फॉर्म देखो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ए, तो सेट ए इज इक्वल्स टू, उसके अंदर क्या एलिमेंट आया? कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे इस साइन को क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। रोस्टर फॉर्म मतलब ब्रैकेट तो लगना ही चाहिए ना। अब उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो कुछ भी नहीं है। फाइव तो डाल सकते हो? नहीं, फाई उसका रिप्रेजेंटेशन है ना। जैसे यहाँ पर बताया मैंने, जैसे मान लो इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने बताया 3 तरीके, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म। तो मैं बोलूं अगर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक, ये क्या हो गए? रोस्टर फॉर्म। और मैं बोल सकता हूं x such that x belongs to n and x less than is equals to 10, ये क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। और मैं बोल सकता हूं सेट ए, तो सेट ए में ऑटोमेटिकली पता चलेगा दोनों सेट ए, दोनों को सेट ए क्यों बोला? क्योंकि दोनों सेम चीज है। तो इसी तरह से फाई उसका नाम है, घर का नाम है उसका। ऐसे याद कर लीजिए, फाई उसका घर का नाम है। लेकिन रोस्टर फॉर्म क्या होता है? खाली ब्रैकेट स्कूल का नाम। और सेट बिल्डर फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है इसका? तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है ए एक्स सच दैट, ऐसे लिखते हैं x such that x is not is equals to x। देखो ऐसा x लिखिए जो खुद के बराबर ना हो। बताओ ऐसी दुनिया की कोई चीज है जो खुद के बराबर ना हो? तो लॉजिकली देखा जाए तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो खुद के बराबर ना हो। तो पूरी दुनिया के जितने भी एलिमेंट हैं, जो भी एंटिटी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? कोई भी नहीं आएगा इसके अंदर। तो इसलिए ये क्या हो जाता है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये एग्जाम में पूछा जाता है, विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट। उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो अगर आपको पता नहीं है, याद नहीं है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। इसको नोट कर लीजिएगा, सेट बिल्डर इज नॉट इज इक्वल्स टू x। यहां पर x क्या है? कोई नंबर, कुछ भी हो सकता है। कोई नंबर हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कुछ नाम हो सकता है जिसका नाम होगा। हाँ, तो एम्प्टी सेट तो खाली सेट हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर किसी तरह से करके तो एक एलिमेंट आप लेके आ गए, तो उसको क्या बोल देते हैं? अगर एक एलिमेंट आ गया सेट के अंदर, सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया तो उसका नाम क्या होता है? सिंगलेटन।
सिंगलेटन सेट। 10 लगा दिया सर, ये तो 20 के बराबर हो गया वैसे। वन एलिमेंट है तो इसको तो हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल लिखना है जैसे x such that x is a natural number and x is greater than 3 less than 5। बताइए 3 से 5 के बीच में नेचुरल नंबर क्या है? 4 है। सिर्फ 4 है। हाँ, सिर्फ 4 है ना। तो इसके अंदर अगर सीधे सीधे लिखेंगे तो 4 आएगा, इसी को घुमा फिरा के लिख दिया है ना। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है उसको बोल देते हैं सिंगलेटन सेट। अब इसका नाम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 2 एलिमेंट आ जाए तो डबलेटन सेट, ट्रिपलेटन सेट है ना, उनके नाम नहीं देते हैं, बस एक तक ही काफी रहता है। तो ये 2 वैरायटी हो गई सेट की। तीसरा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स से अगर देखेंगे तो फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? एलिमेंट हो। हाँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल जैसे पहले 10 नेचुरल नंबर है, बॉबेल नेचुरल नंबर, बॉबेल। हाँ, जैसे ये एक सेट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 है, तो ये क्या हो जाता है? फाइनाइट सेट। तो ऐसे लिखा जाता है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितना है? 6। ठीक है। इसका एक और नाम होता है, टेक्निकल नाम, जो बायो से नहीं आया है, कार्डिनल नंबर होता है। नाम लगता है बायो का है कार्डिनल नंबर, लेकिन मैथ्स का नाम है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उस नंबर को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? 6। 6 क्या होता है? कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। अच्छा 4 का 5। हाँ, कार्डिनलिटी ऑफ सेट वही है। हाँ, कार्डिनल नंबर होता है, वही कार्डिनलिटी होती है। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही होता है। ठीक है, तो अगर कोई सेट ए लिखा है, मान लो x such that x belongs to integer and x minus 2 से 2। बताइए, सोच के बताइए। यस सर। कार्डिनलिटी से लिखनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने? इसकी कार्डिनलिटी सर -2 -1 0 -1 0 1 2 3 5 हो गए। अच्छा एक बार भी लगा सर। कितने इंटीजर? -2 से लेकर 2 तो 5 इंटीजर है। -2 -1 0 1 2। कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 5। तो अगला आता है 4th। सर कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी में कुछ तो अंतर होता होगा ना, कि मतलब हाँ, कार्डिनल नंबर में एल नंबर आता है, कार्डिनलिटी में वो प्रोनाउंसिएशन है अपना। यही है। इनफाइनाइट सेट देखिए, इनफाइनाइट सेट थोड़े दोनों के नाम सेम है, आपके घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है। नहीं सर एक ही है, पर्सन तो सेम है ना। बस कमेंट मत देना। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए सेट ए दिया हुआ है, क्या है इनफाइनाइट सेट? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बताइए? 0 से है ना। तो 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट लगेगा। इनफाइनाइट तो ऐसा नहीं, इनफाइनाइट है, छोटा बड़ा है। तो n ऑफ a कितना हो गया? इनफाइनाइट। हाँ, इसको ऐसे नहीं लिखते, वो नहीं पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। और ऐसे कार्डिनलिटी होल नंबर नहीं पूछेंगे। 0 से स्टार्ट होता तो है। इनफाइनाइट होगा। हाँ, कार्डिनलिटी सिर्फ फाइनाइट सेट की डिफाइन है। इस चीज को याद रखिए, कार्डिनलिटी सिर्फ फाइनाइट सेट की डिफाइन है, क्योंकि इसके लिए कार्डिनलिटी निकालने जाएंगे तो इनफाइनाइट आएगा और इनफाइनाइट नॉट डिफाइन होता है, तो इसलिए कार्डिनलिटी कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर में सर 0 से 9 तक ही तो है। उसी से सारे बन जाते हैं ना। ये सर आज सर हम बता रहे हैं, ये न्यू ईयर है सर, कोई कल बदल जाओगे। आगे लिखो। इन्हें सर ने वहां से पकड़ के लाए सर हमें। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट बताइए क्या होता है इक्विवेलेंट सेट? जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट हो सर
सेट होंगे उसमें बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे। एलिमेंट इक्वल हो, हाँ, तो 2 सेट होंगे, उनके सेट के अंदर के जो एलिमेंट होंगे वो वो दोनों भी सेम होंगे और इक्वल भी होंगे। कुछ कुछ सेम बताया, कुछ कुछ गलत बता दिया। तो सेट ए मान लो 1 2 3 है और सेट बी है ABC। इक्विवेलेंट मतलब ऑलमोस्ट सेम, इक्विवेलेंट मतलब सेम कार्डिनल नंबर सेम। हाँ, तो पहले सेट में जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट दूसरे में भी है ना, तो सेम कार्डिनल नंबर, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। 6 आता है इक्वल सेट। अब ये क्या होगा, दोनों सेट इक्वल है ना, तो सेट ए अगर 1 2 3 है तो बी 1 2 3 हो जाए या फिर इसी में से कुछ बन जाए 2 1 3, तो ऐसे सेट को बोलते हैं इक्वल सेट। तो जिनके कार्डिनल नंबर भी सेम है और अंदर के एलिमेंट्स भी सेम है, उनको बोलते हैं इक्वल सेट। आई बात समझ में? तो ये 6 वैरायटी के सेट हैं हमारे पास, और आपके पास भी 6 वैरायटी के सेट हैं। सर वही तो बताया था ना, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल। आपने बताया था ये सब कुछ सेम होगा। ये नहीं, हमने बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा। अच्छा चलो आप सही हो फिर अपनी जगह पर। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, इसको याद रखिएगा। याद रखना आसान है, इक्विवेलेंट मतलब सब कुछ सेम नहीं है। सजेस्टेड सेट नोट कर लीजिए ये सारी चीजें। सबसे पहले नल सेट आ गया, फिर उसका सिंगलटन सेट आ गया, फाइनाइट इनफाइनाइट इक्विवेलेंट एंड सर एक बार वो इक्वल सेट। साइन सभी साइन लिखवा देना। क्या लिखा है? ये साइन जैसे बिलोंग्स टू ये वगैरह वगैरह। मैथमेटिक्स सिंबल ये हो गया फाइनाइट सेट। कुछ सिंबल्स हैं जो मैथ्स में यूज होते हैं, उनके नाम लिखिए। इक्वल सेट में क्या होगा, सब कुछ सेम सेम होना चाहिए हाँ सेम अंदर वाला। बताइए इसका नाम सर क्या जैसे सर एक चीज, एक क्वेश्चन सर, यहाँ पे ए में 1 2 3 है और बी में 2 1 3 4 और जोड़ दे तो इक्वल होता होगा। है? कुछ भी नहीं इक्वल, ना तो कार्डिनल नंबर इक्वल है, ना तो अंदर के एलिमेंट्स हैं। सबसे कैसा है, इसको क्या बोलते हैं? सच दैट। और इसका दूसरा एक नाम होता है, ये इस तरह से डंडा लगा देते हैं, इसको भी सच दैट बोलते हैं। तो इस डेफिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म वाली उसकी सेट बिल्डर फॉर्म। A is equals to x such that x belongs to natural number and x is less than। ऐसा ये एनसीईआरटी में होता है। आई समझ में? तो हो सकता है डबल बिंदी लगी हो या फिर इस तरह से डंडा लगा हो। दोनों चीजें क्या होती है, सच दैट होती है। एक ही साइन होता है उल्टा ए, फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। एक ही साइन होता है उल्टा ई, देयर एग्जिस्ट। कम यूज होता है, लेकिन जब यूज होता है तो पता नहीं लगता। देयर एग्जिस्ट मतलब ऐसे कुछ लिख दिया जाता है, लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में देयर एग्जिस्ट सम। सर लग रहा है मैथ की लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा, हमारे अलावा किसी को समझ में नहीं आएगा। बहुत बड़े मैथमेटिशियन। इसको आप पढ़ सकते हो, पढ़ो क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट सम x such that x is 0 to 2 for all x belonging to real number। जितने भी रियल नंबर है उसमें से कुछ रियल नंबर ऐसे हैं जो 0 से 2 के बीच में आ रहे हैं, कुछ होते ही 0 से 2 के बीच में। आई समझ में ना? ऐसे मैथ्स की लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। कुछ नहीं, कुछ ही है ना, माइनस इनफिनिट से इनफिनिट के बीच। स्मॉल माइनस कुछ तुम उसके पीछे पड़ गए। छोटा माइनस बड़ा माइनस। सर उसे खेल में सही नहीं जाता, पागल का सही हो जाता। ठीक है, तो ये सिंबल है और सिंबल है, बाकी सब तो पता है, सेट सबसेट यूनियन इंटरसेक्शन वो सारी चीजें पता है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा। एक और ये होता है z, ये क्या होता है? इंटीजर। और z प्लस पॉजिटिव इंटीजर है ना, अगर ना बताया जाए। r रियल नंबर, r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, और कभी कभी इसको नॉन नेगेटिव रियल नंबर भी बोल देते हैं। तो
क्वेश्चन में बता दिया है। पॉजिटिव रियल नंबर और नॉन नेगेटिव रियल नंबर में क्या डिफरेंस है? जीरो इंक्लूड जीरो भी आ जाएगा नॉन नेगेटिव में, नॉन नेगेटिव में जीरो, अच्छा है ना? जैसे जीरो से आगे और पहले वाले। पॉजिटिव की बात करें जीरो के आगे वाले, है ना? और जीरो के पहले क्या है? नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव को छोड़ दो, जीरो और उसके आगे वाले लेके, तो नॉन नेगेटिव में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। ये सारी चीजें होती हैं इसमें। और क्यू होता है आपका क्यू इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़े हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सबसेट। क्यू वाले पूछ रहे हैं। ये रेशनल नंबर है, रेशनल होते हैं जिनको p by q के फॉर्म में ले सकते हैं, where p and q are integers, q not is equals to 0, HCF of p and q is 1 है? पढ़ा है ना? हाँ, अगली हेडिंग डालिए सबसेट। तो सबसेट की जरूरत क्यों पड़ी? छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, बड़ी बड़ी सबसेट की जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे मान लीजिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल, 12th के बच्चों के पास पेन नहीं रहता है, तो मान लीजिए आपका किसी दिन कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लिया, पढ़ने का मन किया, तो सबसे पहले दुकान में सबसे पहले यही करते हैं लोग कि सबसे पहले जो डाल लेते हैं ना, पेन ले आए, 4-5 कॉपी खरीद ली, नई नई किताबें ले आए, सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया, बस पढ़ना बाकी है। अब वो सुना है आपने? एक लोग मैंने सुना था कि एक स्टूडेंट था, उसने बोला अपने फादर से, तो वही सब तैयारी? हाँ सब तैयारी हो गई, मैंने सारे पेन पेंसिल सारी चीजें रख ली है और पैड रख लिया और रबर वगैरह सब कुछ रख लिया ना, आईडी कार्ड बस एक ही चीज बच गई, क्या बचा? पढ़ना बाकी है। तो क्या होता है, जब मान लीजिए आप दुकान में गए, है ना, और 10 पेन लेके आए, ठीक है, नए एकदम न्यू ब्रांडेड पेन आप बैग में रखे हुए, आप स्कूल गए, है ना, आपने अपने दोस्त को दिखाया, देख 10 पेन है, कल न्यू ईयर था, मुझे मिले हैं गिफ्ट में, तो सामने वाले के पास कुछ नहीं, तो क्या बोलेगा? है ना? तो जब भी आपके पास कोई कलेक्शन है, उससे कोई ना कोई सिलेक्ट करना चाहेगा, है ना, नेचुरली, तो उसको क्या बोलते थे? सबसेट। सेट क्या हो गया? कलेक्शन, और उससे कुछ सिलेक्ट कर लिया, उसको क्या बोल देते हैं? सबसेट। ठीक है, तो सबसेट जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो इसमें से अगर मैं कुछ सिलेक्ट कर लूं, जैसे 1 2 3 4, तो ये एक सेट बन गया, बी छोटा सेट बन गया इसी से, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट का साइन होता है, बी इज सबसेट ए, तो इसको पढ़ सकते हैं, ये सबसेट का साइन हो जाता है। और इसी को उल्टी तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 2 इज लेस देन 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो क्या दोनों का मतलब सेम है? यस सर। नहीं सर। हाँ सर, हाँ सर, है ना? इसको क्या पढ़ेंगे लेकिन? 2 is less than 3 और greater than 2। अच्छा बताओ ये कौन सा साइन है? ग्रेटर देन। greater than से देखेंगे लेस देन। तो अगर इसको मैं ऐसे पढ़ लूं 2 लेस देन 3 तो गलत है। यस लेकिन सर आगे से पढ़ना चाहिए ना, हैं? आगे से देखेंगे ना, राइट टू लेफ्ट पढ़ते नहीं सर, वो इससे किधर से भी पढ़ सकते हैं सर। हाँ नहीं हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ना, जनरल रूल ये है। तो लेफ्ट टू राइट पढ़ने में जो उसका नाम आया वो उसका नाम है ना? तो 2 लेस देन, ये लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन। ध्यान से उल्टा खड़ा तो इसी तरह से अगर मैं बी सबसेट ए लिख रहा हूं तो इस चीज को मैं इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आई बात समझ में? तो अब जैसे इसको घुमा देने से इसका नाम चेंज हो जाता है, इस तरह से इसको घुमा देने से इसका नाम चेंज, ये क्या हो जाता है? सुपर सेट। ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ठीक है तो सर। देखो सुपर सेट है ना, ये सबसेट है, बहुत अच्छा। बी इज अ सबसेट ऑफ ए और ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, है ना? बी इज अ सन ऑफ ए इज अ फादर ऑफ बी, चेंज हो जाता है ना रिलेशन। आगे लिखो। सपनों में चलो कोई बात नहीं। हाँ सबसेट हो गया। इतना तो मान रहे हो कि अपने बेटे का नाम सचिन रखा है। आगे चल के
धन्यवाद कल पढ़ेंगे। ये